अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने पहला जो क्वेश्चन किया इसी प्रेजेंटेशन के बेस पे मैंने किए हैं कि हमारे इनडायरेक्ट जो हमारी जो इनडायरेक्ट असेसमेंट है वो किन प्रोफार्मा के बेस पे हो रही है बताएं। नंबर 1 इनडायरेक्ट असेसमेंट। अच्छा एक है एलुमिनाई सर्वे फॉर्म, ठीक है जी। दूसरा जी एम्प्लॉयर जिन्होंने हमारे स्टूडेंट को जॉब दी है, ठीक है। थर्ड हाँ सुपरवाइजर, ये जो है जिन्होंने हमारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी है, ठीक है। तो ये वो सुपरवाइजर FIP वाले नहीं है। और ग्रेजुएटिंग ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो अबाउट टू ग्रेजुएट हो रहे हैं। वो नहीं वो डायरेक्ट में आता है, वो डायरेक्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि वो तो FIP में उसकी मार्किंग होती है तो वो डायरेक्ट। ये चार हो गए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि हर एक सर्वे फॉर्म किस चीज़ को मैप कर रहा है, ये मुझे बताएं। एलुमिनाई की मैपिंग किस बेस पे हो रही है? सीलोस की बेस पे हो रही है, पीलोस की बेस पे हो रही है, या पीओस की बेस पे हो रही है? जी ये पीलो। अच्छा ये जी इफ्तिखार साहब, हाँ चलो बताएं फिर मैं जो ठीक है या गलत है वो बाद में। जी हाँ पीलोस, हाँ हाँ अच्छा इसमें गलत है, ठीक है जी गलती है। जी बताएं क्या कहाँ पे गलती है? हमारे जो ग्रेजुएटिंग है ये पीलोस बेस्ड हैं, ठीक है जी। और जो एलुमिनाई है ये पीलो बेस्ड है, ऐसा है डॉक्टर साहब। और ये दोनों जो हैं ये पीओ नहीं, असल में ये जो है स्टूडेंट्स ये हम चूँकि हम हमारे हाथ में होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं, हम इनसे वो कर सकते हैं, यानी परफॉर्मा फिल कर सकते हैं। अब ये जो है एम्प्लॉयर, ये तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो फारिग हो गए हैं, चले गए हैं, ठीक है। और जो हम यूज़ के अटेंडमेंट करेंगे उसमें उसका पीलोस उसके क्लोज हो गए, ठीक है। तो पीओ से डायरेक्टली जो पीलोस हैं वो पीलोस जो है फिर पीओस को वो टारगेट करते हैं, तो इसलिए उसमें पीलो की ज़रूरत नहीं है, बस हमने डायरेक्टली पीओस, ठीक है। अच्छा फिर पीओस की जो अटेंडमेंट है वो हम कैसे करेंगे और कब करेंगे? PEOs प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो हम करेंगे 4 यानी 18 बैच फर्स्ट सेमेस्टर में जब था तो क्या वो पीओस की अटेंडेंस की सेमेस्टर बाद हो सकती है? नहीं, अभी तो वो उसको अभी सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, अभी थर्ड सेमेस्टर। अब जो 18 बैच है वो अभी 8 सेमेस्टर में है, ठीक है। तो जब ये फारिग हो जाएगा तो फिर जो है हम यानी 4 ईयर, तो असेसमेंट तो हम करते रहेंगे मगर जो एक्चुअल वो है वो 4 ईयर की, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 ईयर, ठीक है। और उसकी अटेंडेंस किस तरह होगी? जब 12 के 12 हाँ यानी वही सीलोस जो है पीलोस से और पीलोस के साथ इनडायरेक्ट जो है। अच्छा ये बताएं कि जो हमारी ओवरऑल असेसमेंट है उसमें डायरेक्ट असेसमेंट का कितना परसेंटेज है और इनडायरेक्ट असेसमेंट का कितना परसेंटेज है? हमारी पॉलिसी में जो है, ठीक है, जो सूट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पॉलिसी में जो है वो हमारी पॉलिसी जो हमने डिजाइन की है वो पता है किसी को? डायरेक्ट असेसमेंट कितना वेट है और इनडायरेक्ट का कितना वेट है? जी 80%, ठीक है। डायरेक्ट असेसमेंट 80% और इनडायरेक्ट असेसमेंट वो 20%, यानी इनका जो फिर ओवरऑल हम देखेंगे तो ये कितना 20%।
और जो डायरेक्ट आपके जो क्विज़ असाइनमेंट्स और वो है वो पीडी पर, इन दोनों का मर्ज करके हम चलिए रीजनिंग से पूछेंगे ये क्यों हाँ 80 और 20 ये आप नहीं बताते फिर हमने तो फेल से पूछना। अच्छा ये सबको इकबाल साहब ने विजिट में बताया था एग्जैक्टली हाँ, मैंने ये बताया था लैब में आपको बताया गया था कि why 80% why 20%। सर 80% हमारे हाथ में है, 20% फ्रॉम आउटसाइड आएगा। तो फ्रॉम आउटसाइड जो है वो पूरी तरह से हमारे साथ जो है स्टूडेंट ने 4 साल गुजारे हैं और आउटसाइड जो है 6 महीने 1 साल गुजारा होगा, तो उसको कम परसेंटेज देनी है हमारे हाथ से। तो 4 साल गुजार के गए तो 80% हमारी होगी। सही है इकबाल साहब, जी बिल्कुल ठीक है जी। मोर और लेस यही रीज़न है कि स्टूडेंट्स जो है ना 4 साल के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है ना स्टूडेंट जाए एक तो हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसे है कि देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री। आप किसी को कुछ देंगे तो आपको कुछ देगा। आप एम्प्लॉयर जो है ना उसके तल्ले मिलते करके जो है ना या एलमुनाई से तल्ले मिलते करके अगर उससे 50% होता तो हम कैसे फीडबैक देते, रिपोर्ट एनालिसिस में हमें डिफिकल्टीज आती, इसलिए हमने 20 और 80% रखा है। हमने नहीं रखा हुआ बल्कि दिस इज रिकमेंडेशन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। अच्छा ये बताएं कि पीसी वाले ये पूछे कि आपके स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कब करते हैं, यानी आपके एकेडमिक कैलेंडर में उनका कहाँ पे वो प्लेस करता है, तो हमारा जॉब क्या होगा जी फाइनल ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर जी फाइनल ईयर में करते हैं फाइनल ईयर में कब करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर समर के दौरान क्या वो फर्स्ट सेमेस्टर में कर सकते हैं, पहले तो ये बताएं सेकंड सेमेस्टर में कब कौन से सेमेस्टर से वो स्टार्ट ले सकते हैं, ये बताएं कौन से सेमेस्टर से नहीं फिफ्थ एंड ऑनवर्ड, ठीक है 5th एंड ऑनवर्ड, ठीक। अच्छा और कौन सी जगह पे क्या स्टडी के दौरान वो कर सकते हैं इंटर्नशिप, नहीं समर में, ठीक है ना समर में, और फिर वही स्टूडेंट कर सकेंगे जिनका समर नहीं समर सेमेस्टर में रजिस्टर नहीं है, या अगर उनको टाइम मिलता है सेकंड टाइम तो वो कर, मगर पीरियड जो है हमने वो समर वो किया। अच्छा ये बताएं हमारे जो जी कल रात आपने एक चीज़ शेयर किया था ये जी। इंटर्नशिप की आवर्स का साइंस में से हाँ 8 आवर्स वो इंटर्नशिप्स के लिए टाइम मतलब कवर करेगा। हाँ, ये असल में यूनिटी का था 800 में लिखा है, मगर हम इसको अपने पॉलिसी में देखेंगे कि हमने कितना वो किया है। ये इससे तकरीबन हाँ। वही 4 महीने आ जाते हैं 6-4 महीने अगर उसको आप 6 आवर पर डे डेज में अगर हम कन्वर्ट कर दें उसको करें और 5 days 6 days a week ये ग्रेड आवर नहीं है ये हाँ these are working hours अच्छा ये बताएं कि हमारी जो स्कीम ऑफ ग्रेड आवर स्टडी उसके 6 स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें कितना परसेंटेज इंजीनियरिंग का है और कितना परसेंटेज नॉन इंजीनियरिंग का है हमारी स्कीम ऑफ स्टडी रेंज क्या है 65 to 70 65 to 70 ये इंजीनियरिंग और 30 to 35 ये नॉन इंजीनियरिंग। यानी जब हम एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उससे वो परसेंटेज डिस्टर्ब हो रहे थे। ये नहीं है कि आपको कहा गया IIB से BUS से कि ये कोर्स इंट्रोड्यूस कर दें और आपने बस कहा कि बस डाल दें इसको, सही है। तो इस तरह नहीं डाला जाता कि बस आप इसको इंट्रोड्यूस कर दें, बस किसी सेमेस्टर में डाल दें, नहीं, पहले परसेंटेज को देखा जाता है। और दूसरी बात कि ओवरऑल क्रेडिट आवर्स को देखा जाता है। आप मुझे बताएं कि PC का क्या है कि कितने रेंज क्या है मिनिमम टू मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स के एक इंजीनियर को वो पढ़ने चाहिए, तब उसको डिग्री मिलेगी। 138 से 146 करते हैं 130 to 136 136 से ज़्यादा होंगे तब भी उसको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज उन्होंने डिफाइन, वरना तो वो कहते कि 130 एंड अबव, ये कह रहे थे ना 130 एंड अबव, नहीं 130 to 136। वो ये भी कहते हैं कि आप स्टूडेंट पे इतना बोझ भी ना डालें कि आप कहें 10 कोर्स पे क्यों राज 140 या 150 तो ना लॉजिक होता है 136 से आगे जाए तो क्या होगा फिर एक सब्जेक्ट इग्नोर करना पड़ेगा।
18 के पर सेमेस्टर ऑफरिंग हमारी 18 क्रेडिट से ज़्यादा जाएंगी। लेट से उसकी अटेनमेंट भी नहीं हो रही, सीलो की एक कोर्स रिपीट हो रहा है, तो 18 क्रेडिट उसके उस सेमेस्टर में और 3 क्रेडिट का एक कोर्स उसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये तो 18-21 हो जाएंगे। वो EGC की कह रहे हैं कि आप इसको अलाउ नहीं करें, 18 से ज़्यादा ना जाएं, तो इसीलिए इसको उसने रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताएं क्या मिड टर्म की जो क्वेश्चन आप लोगों ने डिज़ाइन की या फाइनल टर्म के क्वेश्चन या असाइनमेंट के क्वेश्चन या फिजिक्स के क्वेश्चन, क्या ये ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन सीलो बेस्ड हो? वो ज़रूरी सर अगर 6 क्वेश्चन किए तो 2 इग्नोर करके 4 हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप नहीं क्विज तो आप दे सकते हैं, मगर क्विज के हर क्वेश्चन को या मिड टर्म के 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इस तरह नहीं कर सकते कि चारों के चारों को नॉन सीलो कर दें, यानी एक क्वेश्चन को आप नॉन सीलो का वो कर सकते हैं और बाकी 3 का आप सीलो बेस, ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि टेक्सोनॉमी लेवल क्या होता है और ये अगर हाई हो तो अच्छा है या लो हो तो अच्छा है जी। टेक्सोनॉमी लेवल सर हाई ये क्या होता बहुत ज़्यादा है, ये होता क्या है, तो ये बताएं। लेवल ऑफ नॉलेज सर, लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी डोमेन कौन से हैं? डोमेन कौन से हैं? कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, ठीक है जी। अच्छा फिर हाँ फिर लेवल्स हाँ C1 से C6 तक और P1 से P7 तक और A1 से A5 तक, ठीक है। अच्छा तो ये हाई होंगे तो अच्छा है या लो होंगे तो अच्छा है? हाई होंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल ये सेमेस्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग हाई लेवल जो है वो नहीं रख सकते, हाँ। फिफ्थ के बाद जो है वो फिर हम लोग हाई लेवल पे जा सकते हैं क्योंकि उनका बैच जो है वो बढ़ चुका हो। तभी हम जो CPs हैं ये भी हम या ओपन एंड फ्लैट है वो हम जूनियर लेवल को नहीं करते कि ये हाई लेवल की चीज़ है, ठीक है। और फिर उसमें भी हर कोर्स में देना ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो PC वाले स्थिति से तो स्कूल पे बड़ा बोझ हो जाएगा। अगर उसके 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों में आप उसको एक कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दे रहे हैं और ओपन एंडेड लैब दे रहे हैं, तो ये तो 8 एक्टिविटीज़ ये हो गए उनके जो कि अपार्ट फ्रॉम कोर्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि कुछ ना कुछ होनी चाहिए, मगर ये नहीं है कि अच्छा। और हाई लेवल इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल हाई लेवल को इग्नोर किया जाए, मगर इस तरह भी नहीं है कि बस हाई लेवल को ही हो, क्योंकि उसको फिर डिफेंड करना होगा। आपने अगर कोई क्वेश्चन किया है ठीक है, तो वो क्वेश्चन फिर उस लेवल का भी होना चाहिए, सही। आपने अगर कोई लैब एक्सपेरिमेंट अगर आप सो फॉर एग्जांपल P6 या P7 आपने वो किया है, तो फिर वो लैब का एक्सपेरिमेंट P6 और P7 लेवल का होना चाहिए, फिर उसको डिफेंड करना होगा, सही। अच्छा ये बताएं मुझे कि IAB और BUS से पहले क्या स्टेप्स हैं और उसके बाद क्या स्टेप्स हैं। IAB और BUS पे कोई डॉक्यूमेंट अगर जाता है तो उससे पहले क्या स्टेप्स हैं? पहले कमेटी कोर्स रिव्यू रिपोर्ट है और OB कमेटी, ये 2 स्टेप्स जो हैं ये बिफोर IAB एंड BUS। अच्छा और कौन से स्टेप इनके बाद हैं? IAB और BUS के बाद कौन से स्टेप्स हैं? बोर्ड ऑफ फैकल्टी एंड एकेडमिक काउंसिल। बोर्ड ऑफ गवर्नर का हमारे उससे एकेडमिक इश्यूज हो गए तो फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ फैकल्टी और एकेडमिक काउंसिल ये आफ्टर ये दोनों, ठीक है ना। और बिफोर जो है कोर्स रिव्यू रिपोर्ट, तो क्या ये देखिए ना साइकिल है, ठीक है, कैस्केडेड जो जिस तरह होता है, ठीक है, एक के बाद दूसरे में गया, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे। तो इन जो चीज़ यहाँ पे है, अच्छा क्या ये ज़रूरी है कि किसी टीचर ने कोर्स रिव्यू रिपोर्ट में जो कहा है उस सब को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको एंडोर्स किया जाए, क्या ये ज़रूरी है? हाँ नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, वो OB कमेटी ये फैसला करेगी, ठीक है। मगर इन कंसल्टेशन विद फैकल्टी मेंबर
ये नहीं है कि उसको पता ही नहीं है और बस हमने ये चीज़ डिस्कार्ड कर दी, नहीं। बाकायदा अगर एग्री होती है तब भी उसको बुलाया जाएगा, अगर डिसएग्री होगी तब भी उसके साथ डिस्कशन की जाएगी। या तो फैकल्टी मेंबर ओबी कमेटी को कन्विंस करें, या अगर वो डिसएग्री करती है ओबी कमेटी तो इन्होंने फैकल्टी मेंबर को कन्विंस करना होगा कि हम क्यों इसको डिसएग्री कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको यानी इम्प्लीमेंट किया जाए और ये भी ज़रूरी है कि उसको डिस्कार्ड किया जाए, ठीक है। तो बायलैटरल उससे हाँ फिर ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि फैकल्टी मेंबर ने जो कहा फिर ओबी कमेटी ने उसको ओके किया, मगर वहाँ पे भी वो जो है उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है, किसी स्टेप पे भी डिस्कार्ड। इसलिए हम अप्रूवल, किसी भी एजेंडा आइटम की अप्रूवल ना कोर्स रिव्यू रिपोर्ट में अप्रूवल उसको कहते हैं, ना हम ओबी कमेटी उसको अप्रूवल बॉडी है। अप्रूवल बॉडी सिर्फ एक है, वो कौन सी है? Academic Council. This is the only approval body throughout the cycle. The only approval body. और ये बाकी रिकमेंडेशन। हमारा ये हाल है कि ये तो हम इसको आईएबी की तरफ, आईएबी ने देखा हमारी ये सजेशन है, उन्होंने बीयूएस ने देखा, वो भी ये कह रहे हैं, और बीएफ ने कहा कि नहीं, या अगर बीएफ ने भी कहा ओके और एकेडमिक काउंसिल ने, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी इकबाल साहब ने कहा कि मिशन एंड विजन ये पूरी यूनिवर्सिटी का होता है, आप अपने पीओस के हिसाब से मिशन विजन को चेंज कर दें तो बाकी डिपार्टमेंट तो उठ खड़े होंगे, वो कह रहे हैं तो मुंह लगा हुए, ठीक है ना। मिशन एंड विजन तो यूनिवर्सिटी का है, आपका इंडिविजुअल तो नहीं है, तो फुल पीओस का हिसाब से रोक करना जितने जुम्मे मिशन विजन बदले यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे यानी ये फॉर एग्जांपल एक चीज़ मिशन एंड विजन की स्टेटमेंट की चेंज की बात इन सब में आई, पांचों बॉडीज में आ गई, मगर एट द एंड एकेडमिक काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अप्रूवल और डिसअप्रूवल सिर्फ और सिर्फ वहाँ फाइनल, ठीक है जी सर, द लेवल में पेंशन करते जी तभी हम अप्रूवल दावा पार्टीज ना पड़ा हाँ, जी ये मसे हम इम्प्लीमेंट करो बिल्कुल देखिए मैक्सिमम लेवल लेकर दा कागने की ये दा पाड़ा जी संगता सुविधि सी और शांति रहती बलबल शांति हुई मैक्सिमम लेवल में पोस्ट ड्यूटी कम से कम दैट 1 to 6 द सी वाले से कागने की हाँ उदा वर्षन दी हुए है ना, स्टार्ट द सेमेस्टर जो दी दीदी 1 to 3 की चलेगी, कैन और वी आर द फिफ्थ ना फर्स्ट दिन द हायर द ठीक है। द जो भी है यानी को ये तो हम कोर्स कंटेंट में करते हैं, कोर्स कंटेंट एट द एंड जो है ये कोर्स रिव्यू रिपोर्ट में आती है, कोर्स रिव्यू के बाद फिर वो सारा, तो अगर लेवल को चेंज करना है तो भी इन पूरे प्रोसेस को, इसलिए लास्ट टाइम जो मैंने विजिट किया था लैब का, तो मैंने यही कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके जहन में कोई है कि ये इक्विपमेंट होना चाहिए या इस तरह का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तो आप कहाँ से इनिशिएटिव लेंगे? तो वो जो है इन्हें आपको पता नहीं था, तो हम कहाँ से इनिशिएटिव लेंगे? कोर्स रिव्यू रिपोर्ट से। फाइनल क्वेश्चन वो ये है कि SDGs क्या होते हैं, और हम इसको SDGs का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि PEC के मैनुअल में इसका जिक्र है, ठीक है जी। तो SDGs क्या होते हैं और ये कितने हैं, UN ने इसको इसकी तादाद डिफाइन की है, ये कितने हैं और हम इसको किस तरह अटेंड कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। SDGs क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जिस तरह इकबाल साहब ने कहा भी है कि क्या 4 साल के बाद अगर ये सारे हो गए तो हम स्टॉप हो जाएंगे? नहीं, डेवलपमेंट तो अभी हो रही है, सही है। तो ये वो डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि UN ने डिफाइन की है। तो इनकी तादाद कितनी है? 70, ठीक है। इसमें पहला किसी को याद है? पॉवर्टी है, और दूसरा हंगर है, ठीक है, और बाकी मुझे भी नहीं है। मगर इसमें कुछ 6 और 7 हम 6 और 7 PEC ने स्पेशली कहा है कि बाकी अगर आप करते हैं वो तो आपकी सवाबदीद पे है, मगर 6 और 7 की अटेंडमेंट ज़रूर करनी है। 6 एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट अच्छा, ग्रीन 7 जो है वो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी का, और 6 जो है वो सोसाइटी का, ठीक है। तो हम इसको किस तरह अटेंड कर सकते हैं SDGs को? जी कोई बता सकता है?
हम इन UN के जो SDGs हैं इसको किस तरह जी हाँ हम इनको देख के इन SDGs को देख के हम ये देखेंगे कि ये कौन से PLO के साथ मैप हो रहे हैं, ठीक है, किन PLO के साथ मैप हो रहे हैं। तो चूंकि PLO की अटेनमेंट तो हो रही है, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि UN के SDGs की अटेनमेंट भी हो रही है। यानी उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हंगर पे अगर वो करना चाहते हैं, इसको अटेंड करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज में हंगर का जिक्र कहाँ पे आ सकता है? FIP हम इस तरह का प्रोजेक्ट हाँ इन्वॉल्व करेंगे। सेमिनार्स या वॉक्स वगैरह सेमिनार हम कर लें, ठीक है, वॉक्स हम कर लें। उसकी अटेंडेंट तो नहीं होगी, मगर अटेंडेंट का ग्राफ तो नहीं होगा, मगर एक एक्टिविटी हो जाएगी कि हम एक इसके बेस पे हमने एक एक्टिविटी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पर हम SDGs पे ज़्यादा काम करेंगे। इस दफ़ा तो हमने ये उतारा, ठीक है। तो वेल डन, मुझे बड़े सेटिस्फैक्ट्री आंसर आए हैं आप लोगों की तरफ से। जी जी PLO की असेसमेंट जो है वो हम लोग इनडायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो इनडायरेक्ट का तो मतलब है कि जो बाहर है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो है उनके बाहर जॉब करें वो असेसमेंट करते हैं। तो सर जिस तरह हम लोग सेमेस्टर बाय सेमेस्टर PLOs की जो है वो असेसमेंट करते हैं, तो सर हमें पता है कि जो बाहर से कोई आता है कि उसकी असेसमेंट कर ले, तो स्टूडेंट जो है वो हर सेमेस्टर के बाद जो है वो इंटर्नशिप के लिए या कहीं पे जाता है। FYP में अगर सिर्फ असेसमेंट है तो वो तो सारे जो PLOs को जो है वो तो कवर नहीं करना। ठीक है, इनकी अटेनमेंट का मतलब ये है कि वो सर्वे फॉर्म के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द करिकुलम, ठीक है जी, या कोई इंडस्ट्री से आप क्वेश्चन पूछते कि इज आवर करिकुलम अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नीड्स, ठीक है। तो उस पे हम क्वेश्चंस हम इस तरह हमने किए कि हम उसको एग्री, स्ट्रांगली एग्री और न्यूट्रल है मेरे ख्याल में, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, इसके हमने मार्क्स रखे। यानी आप ये कहेंगे कि इनकी अटेनमेंट किस तरह होगी, ठीक है। अटेनमेंट ये क्वेश्चन है तो वो कह रहा है कि एग्री, फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे टिक किया, तो इसके 5 मार्क्स हमने रखे, ठीक है, इसके 4, 3, 2, 1, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जिस तरह हम मिड टर्म में हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन में इसके इतने मार्क्स होंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन होगा कि OBE के लिए, और उसमें इस क्वेश्चन में इसको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये किसी ना किसी ये वाला क्वेश्चन किसी ना किसी PLO के साथ मैप होगा, तो इस मार्क्स का मतलब है कि इस PLO के कितने मार्क्स होंगे। तो फिर हम ये पूरा एक वो है, ये बाहर से आप लोग ये लग रहा है कि ये पूरा जो है अजहर साहब, इकबाल साहब, आबिद साहब, अशमत साहब, ये सारे हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक प्रोफार्मे से हम फिर उसकी जो वो है मार्क्स हैं वो लेते हैं, फिर उसको PLO के साथ उसकी मैपिंग करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इस सर्वे फॉर्म की कितनी जो है अटेनमेंट हो गई, ठीक है। फिर उसको हम 20% में करते हैं, फिर 80 डायरेक्ट लेते हैं, हाँ 80 डायरेक्ट, मगर ये वाले जो है हम 20 में इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर ओवरऑल के साथ वो मर्ज करके हम 100% दे देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।